नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, और जिसको हम रदरफोर्ड एंड सोडिस लॉ भी कह देते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड एंड सोडिस ने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए कुछ लॉ दिए थे, और उन्होंने क्या देखा था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी वो एमिट करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेस, और उसको हम क्या कहते थे, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो रेडियो एक्टिव डिके है इसको हम जो है एक्सलरेट और डी एक्सलरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये इटसेल्फ ही होते हैं और स्पॉन्टेनियसली होते हैं। ठीक है, और इससे इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्हें क्या दिया था कि जब किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की बात करें, अगर हम किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की बात करें जिसमें नंबर ऑफ जो आपके एटम्स और न्यूक्लियाई, जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियाई होंगे, ये तो आपको पता है। अगर हम रेडियो एक्टिव सैंपल लें, फॉर एग्जांपल ये आपका रेडियो एक्टिव सैंपल है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सैंपल मतलब अब इसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हर एक एटम्स, क्योंकि रेडियो एक्टिव है आपका सैंपल, तो वो एटम्स रेडियो एक्टिव होंगे, यानी उनका जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो एक्टिव है, यानी जब वो डिके करेंगे तो जैसे जैसे वो डिके करेंगे तो जो उनका नंबर है वो डिक्रीज होता रहेगा सैंपल में। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिके। सो उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड एंड सोडिस ने जो है रेडियो एक्टिव डिके के लिए लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो रेट होता है डिसइंटीग्रेशन का, यानी जो रेट होता है डिके का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट इंस्टेंट। यानी किसी टाइम अगर हम रेट देखें डिके का रेट, तो वो उसमें बचे हुए, उस सैंपल में बचे हुए नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई के नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई कितने हैं सैंपल्स में, एन नॉट। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो ये डिके करेगा। डिके करने के बाद हमने क्या देखा कि एट टाइम टी इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो अब कितने रह गए हैं, एन। तो यानी कितने डिके हुए हैं, एन नॉट माइनस एन, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो गए, डिके हो गए। ठीक है, तो जो रेट है डिके का, ठीक है, तो वो क्या है डिके का, अगर मैं रेट देखें यानी आपका डी एन ओवर डी टी अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा, तो ये लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट टाइम। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, इसमें हम जनरली इसको माइनस लेके चलते हैं रेट को, बिकॉज माइनस ये इंडिकेट करता है जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उनके जो संख्या है वो कम हो रही है, इसलिए हम इस माइनस साइन को यूज करते हैं। तो ठीक है, यही आपका लॉ है। तो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और सिंपल आप क्या कह सकते हैं इसको, डिके रेट, है ना, डिके रेट इज डायरेक्टली द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पूरा लिख देते हैं, ऑफ एटम्स या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, और न्यूक्लियाई in a given sample of radioactive sample और एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, is directly at any instant, यानी किसी टाइम, is directly proportional to number of न्यूक्लियाई और एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, और न्यूक्लियाई लेफ्ट
इन अ सैंपल। ठीक है, लेफ्ट लिख सकते हैं या प्रेजेंट लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन अ सैंपल। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है, जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सैंपल। ठीक है, ये आप सिंपल कह सकते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनडिके एटम्स और न्यूक्लियर। ये कौन से है, जो डिके, जिनका डिके नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव है, क्या कहता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके रेट। ठीक है, ऑफ एटम्स or nuclei of radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of atoms present in the sample। तो जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी dn ओवर dt माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, क्योंकि जो जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स जो है, न्यूक्लियर जो है उसमें सैंपल में कम हो रहे हैं, इसलिए माइनस साइन इंडिकेट है। तो ये जो रेट है डीके का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन। एन क्या है, जो बच गए हैं किसी टाइम पे, यानी अनडीके न्यूक्लियर। ठीक है, इसको अगर हम आगे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा का नाम है, इसको कह देते हैं डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डीके और डिसइंटीग्रेशन आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जहां लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस dn ओवर dt। सॉरी, हम माइनस की जगह मॉड यूज कर लेते हैं, dn इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां डीके को हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट इंटरवल लैम्डा, तो इसको प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं, dn ओवर dt। तो dn ओवर n को हम क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी, और तो इसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड। अब लैम्डा की यूनिट क्या होती है, लैम्डा की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, यानी टाइम इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ लैम्डा क्या होती है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब अगर सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स, मिनट में ले रहे हैं तो मिनट इनवर्स, आर में ले रहे हैं तो आर इनवर्स, ईयर में ले रहे हैं तो ईयर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हम ये देखें कि जो ये रेट है इसको हम सॉल्व करें, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियर किसी टाइम पे कितने होंगे बचे हुए, यानी अनडिके न्यूक्लियर की बात करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो देखिए कैसे होता है, लैम्डा का डीके कांस्टेंट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, माइनस dn ओवर dt इज इक्वल टू लैम्डा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कंसीडर कर लिया एट t इक्वल टू 0 पे जो n था, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो थे न्यूक्लियर के वो कितने थे, n नॉट। अब एट t इक्वल टू t पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर बचे हुए हैं वो कितने हैं आपके, n। एट t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ आपके एटम्स और न्यूक्लियर कितने थे, n नॉट। और एट t इक्वल टू t टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैं
वो कितने हैं n, जहां n क्या है बचे हुए जो न्यूक्लियर उसके अंदर है। तो अगर हम उसको सॉल्व करें, एक दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ठीक है, और इसको इस साइड ले जाते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन आप करेंगे dn ओवर n dt प्लस सम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, dx ओवर x का करें तो ये कितना आता है log x। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, log n, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सॉरी ये dt थे, dt है, ठीक है। तो dt का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो इधर आएगा माइनस लैम्डा t प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम c कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे इनिशियल कंडीशन से, तो आपको पता है एट t इक्वल टू 0 n की वैल्यू कितनी है n नॉट, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी log e n नॉट, ठीक है। यूजिंग 3 इन 2, तो क्या आएगा log n माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट, ठीक है। अब उसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा log n माइनस log n नॉट। अब आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n बाई n नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। रिमूविंग लॉग, ये तो इधर का रफ कर दे रहा हूं मैं, तो रिमूविंग लॉग, तो लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा n बाय n नॉट। तो ये जो भी जो जितनी भी टर्म है ये एक्सपोनेंशियल में पावर में पहुंच जाएगी e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो n कितना आ गया n नॉट e माइनस लैम्डा टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, जहां n क्या है नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम t, n नॉट क्या है इनिशियल, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो आप इक्वेशन से देख सकते हैं। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव सैंपल का, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो एट t इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में n कितना होगा n नॉट, यानी यहां पर ये वैल्यू है आपकी n नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, और किसी भी सैंपल को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए, डीके होने के लिए जो कितना टाइम लगेगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया डिसइंटीग्रेशन। तो कंप्लीट डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। एक और बात, अगर आपको याद हो, अभी मैंने जो लॉ बताया था रेडियो एक्टिव सैंपल, उसमें आपने क्या कहा था, जो रेट होता है डीके का, या सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियर का घटने का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी जो अनडीके वाले हैं। इसको समझने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपके पास सपोज करो 1 करोड़ रुपए हैं। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो आपका खर्च करने का जो रेट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, यानी आप जल्दी जल्दी खर्च करेंगे। अब 1 करोड़ से आपके पास 50 लाख हो गए, ठीक है, तो अब अगेन आप खर्च तो कर रहे हैं लेकिन आप पहले से कम स्पीड से करेंगे। फिर अब 50 लाख के बाद अगर सपोज करो आपके पास 10 लाख बचे, तो अब आपका खर्च करने का रेट और कम हो जाएगा।
ठीक है। अब सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए बचे, तो अब आप और धीरे धीरे खर्च करेंगे। अब 1 लाख के बाद 50,000 बचे, तो अब आप बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। इस तरीके जैसे मतलब आपके पास पैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे ही आपका जो स्पीड है, एक तरीके से कह रहे हैं, रेट मतलब जो डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है, यानी उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। सेम आपका वही लॉजिक यहाँ पर भी है। तो जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ अनडिके एलिमेंट्स। जितने ज्यादा होंगे उतनी तेजी से, तो शुरुआत में देखो तेजी से खर्च हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कम हो गए तो अब धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीटली डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। तो ये था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ नाम से पता चल रहा है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं अर्धायु, यानी आधी उम्र। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल जो है, इसको हम जनरली टी लिख के उसके नीचे हम लिख देते हैं बेस में 1/2, यानी आधा। अब हाफ लाइफ को नाम से ही पता चल रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा डिके हो जाता है या आधा बच जाता है, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख से 50,000 करने में जो आपने टाइम लिया वो आपका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि हम डिके की बात करें तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके, ठीक है। तो हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ आपका वो टाइम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और जो आपका सैंपल है वो अपनी एवरेज वैल्यू का आधा डिके हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, द टाइम इंटरवल in which the number of atoms or nuclei, ठीक है, present in any radioactive sample decays half of its initial value, यानी अपने जो है इनिशियल वैल्यू से, तो इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम भी कह देते हैं इसको, या हाफ लाइफ भी कह देते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम आपका समझ में आ गया। हाफ लाइफ टाइम कोई भी आपका सैंपल के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इनिशियल के आधे हो जाए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहें, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके। तो हमने मान लिया कि एट t=0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, तो t=t½ वो टाइम है जिसमें जो n है वो n0 का कितना हो जाएगा, आधा, या आप इसको सिंगल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, 50% ऑफ n0। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, आपको पता है n इक्वल टू क्या था, n0 e माइनस लैम्डा टी। तो अगर मैं यहाँ t की जगह t½ पुट कर दूं तो n कितना हो जाएगा, n0/2, इधर n0 ही है, और t की जगह हमने रखा है t½ ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, n0 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मैं रफ कर रहा हूं,
तो क्या आएगा आपका ये 1/2 टी हाफ, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ इंटू 2, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो आपको पता है लॉग पावर आपकी आगे आ जाती है लैम्डा टी हाफ, और लॉग E की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं आप, 2 भी होती है। तो ये तो 1 आ जाएगा। तो टी हाफ की वैल्यू बात करें, टी हाफ और लैम्डा के बीच एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, आपका एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। आपको पता है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की बात करें, उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब डीके होते हैं उनका रेट अलग अलग होता है, और जो उसके अंदर एटम्स हैं वो डीके जो करते हैं वो रैंडमली करते हैं। कोई सा भी पहले स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जो होता है वो जल्दी डिके करते हैं, जो इनिशियली वाले होते हैं, लेकिन बाद वाले जो बच जाते हैं वो धीरे धीरे डिके करते हैं। तो इसलिए हम बात करें तो जो अगर हम उसका डिके का टाइम निकालें तो हम जो करते हैं सारे टाइम्स का मीन ले लेते हैं, जिसको हम कह देते हैं एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू द टोटल नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन इट। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम जो लग रहा है डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियाई उसके अंदर हैं, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये क्या है, एवरेज टाइम है और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एग्जिस्ट, जब तक आपका रेडियो एक्टिव आपका न्यूक्लियस एग्जिस्ट रहता है, यानी बिफोर बीइंग डिके। इसको हम कैसे निकालेंगे, मीन लाइफ को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/लैम्डा के ऊपर। तो जो मीन लाइफ है और लैम्डा में क्या रिलेशन हो गया, टॉ इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू पुट करें इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, तो ये आपका रिलेशन आ गया, जहां पर मीन लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन ये हो गया 1.44 इंटू हाफ लाइफ। दिस इज रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ वो होती है जिसमें वो आधा रह जाता है, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ जो है, यानी टोटल जो टाइम है डीके होने में जिसको लगता है उसका हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एवरेज लाइफ। तो वो निकालने के लिए सबका टाइम अलग अलग निकाल के उसको ऐड करके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमारा मीन लाइफ आ जाएगी।